सरल आवर्त गति के उदाहरणों पर। और सरल आवर्त गति के उदाहरण क्या है, यानी किस प्रकार के ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वह सरल आवर्त गति करते हैं, उसके मेन एग्जांपल्स जो है वह यह है, जैसे किसी स्प्रिंग से स्मॉल m द्रव्यमान को लटकाकर या फिर बांधकर उसको अपनी माध्य स्थिति से हल्का सा विस्थापित करके छोड़ दिया जाए तो वह सरल आवर्त गति करता है। और इसी प्रकार एक सरल लोलक एक धागे से एक भारी धातु के छोटे से गोले को बांधकर अगर हल्का सा उसे अपनी माध्य स्थिति से विस्थापित करके छोड़ दिया जाता है तो वह भी सरल आवर्त गति करता है। इस प्रकार हम यहाँ पर सरल आवर्त गति के जो उदाहरण हैं उसके बारे में बात करेंगे। स्प्रिंग से बंधे हुए द्रव्यमान के दोलन और सरल लोलक, ये दोनों सरल आवर्त गति के उदाहरण हैं। स्प्रिंग से बंधे हुए जो द्रव्यमान है उसके दोलन दो प्रकार के होते हैं, एक क्षैतिज दोलन और दूसरा ऊर्ध्वाधर दोलन। और ऊर्ध्वाधर दोलन के केस में हम यहाँ पर स्प्रिंग के संयोजन पर भी डिस्कस करेंगे। स्प्रिंग के जो संयोजन है वह श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। इस स्थिति में आवर्तकाल के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसी प्रकार से स्प्रिंग नियतांक की वैल्यू किस प्रकार से परिवर्तित हो जाती है अलग अलग प्रकार, यानी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन की स्थिति में। इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और हम बात करें सरल आवर्त गति के उदाहरण, जिसमें फर्स्ट है स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान के दोलन। और दूसरा है सरल लोलक। यहां पर हम बात करें स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान के दोलन, और स्प्रिंग से जुड़े हुए द्रव्यमान के दोलन भी दो तरह के होते हैं। फर्स्ट है क्षैतिज दोलन और सेकंड है ऊर्ध्वाधर दोलन। क्षैतिज दोलन और ऊर्ध्वाधर दोलन। क्षैतिज दोलन की स्थिति में यहां पर ये कोई स्प्रिंग है जिससे स्मॉल m द्रव्यमान इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। ये जो स्थिति है वह साम्यावस्था की स्थिति है या माध्य स्थिति है। अब हम यहां से स्मॉल m द्रव्यमान को हल्का सा यानी x दूरी तक विस्थापित करते हैं। जब इसे x दूरी तक विस्थापित करते हैं माध्य स्थिति से, तो उस पर एक बल कार्य करता है और उस बल की जो वैल्यू होती है F इक्वल टू माइनस ऑफ kx होती है। यहां पर k इस स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक है, x माध्य स्थिति से विस्थापन है और F जो है वो प्रत्यानयन बल है। अब हम जानते हैं कि F की जो वैल्यू होती है वह द्रव्यमान इंटू त्वरण होती है, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx। m और a का जो वैल्यू है उसको dv बाई dt और dv बाई dt या फिर d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर इससे रिप्लेस किया जा सकता है और ये वैल्यू होगी हमारे पास माइनस ऑफ kx। अब m को अगर हम इसके नीचे ले जाएं तो ये बनेगा d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस k बाई m into x, and we know k upon m that is equal to omega square. So let d square x by dt square equal to minus of omega square x और d square x by dt square plus omega square x equal to 0। और ये जो समीकरण है वह सरल आवर्त गति का अवकल समीकरण है। इसका मतलब जब किसी स्प्रिंग से m द्रव्यमान को जोड़कर उसे हल्का सा अपनी माध्य स्थिति यानी साम्यावस्था की स्थिति से विस्थापित करके छोड़ दिया जाता है तो वह सरल आवर्त गति करता है। क्यों? क्योंकि ये जो समीकरण प्राप्त हुआ वह सरल आवर्त गति का अवकल समीकरण है, जिसके लिए ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू
k अपॉन m और ओमेगा इक्वल टू रूट ऑफ k अपॉन m। या हम जानते हैं t इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, दैट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन रूट ऑफ k अपॉन m और t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन k, और ये उस सरल आवर्त गति के आवर्तकाल का सूत्र होता है। सेकंड है स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान के ऊर्ध्वाधर दोलन। और ऊर्ध्वाधर दोलन में जैसे हम यहां पर बात करते हैं कि ये कोई स्प्रिंग है और स्प्रिंग का एक सिरा यानी ऊपरी सिरा किसी दृढ़ आधार से बांध रखा है और निचले वाले सिरे पर m द्रव्यमान का कोई वस्तु लटका रखी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर हम इस m द्रव्यमान को यहां पर नहीं लटकाते हैं तब क्या स्थिति होगी और लटकाने के बाद की स्थिति क्या होगी। तो जब इस m द्रव्यमान को नहीं लटकाते हैं तब स्प्रिंग की स्थिति कुछ इस प्रकार की होती है। ऐसे कहने का मतलब यह है कि स्प्रिंग की वास्तविक लंबाई जो है वो यहां से यहां तक की है। अब m द्रव्यमान को इस स्प्रिंग के निचले सिरे से लटकाया जाता है तो इसका जो द्रव्यमान है उसका जो भार है वो नीचे की तरफ लगता है और स्प्रिंग पर एक बल लगाता है और बल लगाने के कारण स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि हो जाती है। और सपोज उस लंबाई में जो वृद्धि होती है, लंबाई में जो परिवर्तन है वह स्मॉल l के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ की जो स्थिति है इस m द्रव्यमान पर दो बल कार्य करते हैं। एक बल mg के बराबर है जो नीचे की तरफ कार्य करता है और दूसरा बल जो है वह kl के बराबर है जो ऊपर की तरफ कार्य करता है। और साम्यावस्था की स्थिति में यानी स्मॉल m द्रव्यमान जब शून्य वेग यानी स्थिर अवस्था में होता है तब ये वाला बल और ये वाला बल दोनों एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। और उस बैलेंस कंडीशन में माइनस kl प्लस mg दैट इज इक्वल टू 0 और mg माइनस kl इक्वल टू 0। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं kl इक्वल टू mg और k दैट इज इक्वल टू m अपॉन l इंटू g। और इस फॉर्मूले से हम किसी स्प्रिंग का अगर स्प्रिंग नियतांक नहीं दिया गया हो तो स्मॉल m द्रव्यमान को लटका करके निचले सिरे पर और लंबाई में परिवर्तन को ज्ञात कर लेते हैं। यदि लंबाई में परिवर्तन l है तो यहां पर माइनस kl प्लस mg इक्वल टू 0 होगा या mg माइनस kl इक्वल टू 0 होगा। तब kl इक्वल टू mg और k इक्वल टू m अपॉन l इंटू g। ये k क्या है? ये स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक या प्रत्यानयन बल नियतांक है जिसकी वैल्यू नहीं दी हो तो हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। इसके बाद ये जो साम्यावस्था की स्थिति है, इस साम्यावस्था की स्थिति से जो कि यहां पर है, इस साम्यावस्था की स्थिति से यदि स्प्रिंग यानी स्मॉल m द्रव्यमान को और थोड़ा सा विस्थापित करके यहां पर और यदि छोड़ दिया जाता है तो ये इस साम्यावस्था की स्थिति के इर्द गिर्द यानी इसके ऊपर और इसके नीचे की तरफ सरल आवर्त गति करता है। उस सरल आवर्त गति की अगर हम बात करें तो यहां पर परिणामी बल जो कार्य करेगा वह F इक्वल टू नीचे की तरफ कौन सा बल कार्य कर रहा है, mg। F इक्वल टू mg माइनस k और कुल लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ, माइनस l प्लस y इक्वल टू mg माइनस kl माइनस ऑफ ky। ये दोनों mg माइनस kl दैट इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू क्या है, 0, इसलिए परिणामी बल उसका मान क्या होगा, F इक्वल टू माइनस ऑफ ky। और ये क्या बन गया हमारे पास, प्रत्यानयन बल। अब दोबारा से हम बात करें कि बल की जो वैल्यू होती है यानी प्रत्यानयन बल का जो मान है उसको हम m इंटू a के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। और ये जो m इंटू a है वो वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ पर माइनस ky के बराबर। इट मींस a इक्वल टू माइनस ऑफ k अपॉन m इंटू y और ये वैल्यू होगी d स्क्वायर y बाई dt स्क्वायर
इक्वल टू माइनस ऑफ के अपॉन एम इंटू वाई, और के अपॉन एम इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर होता है, सो दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई, और डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई दैट इज इक्वल टू 0। और ये जो समीकरण है वो वापस किसका समीकरण है? ये सरल आवर्त गति का अवकल समीकरण है, जिसके लिए अगेन ओमेगा इक्वल टू रूट ऑफ के अपॉन एम, तो द टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा और टी इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एम अपॉन के, तथा आवृत्ति n इक्वल टू 1 अपॉन टी और n इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ के अपॉन एम। इस प्रकार हम स्प्रिंग से जुड़े हुए द्रव्यमान के दोलनों को डिस्कस कर सकते हैं। उस दोलन के आवर्तकाल का जो सूत्र होगा वह t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन k, जहां पर m द्रव्यमान है और k प्रत्यानयन बल नियतांक या स्प्रिंग नियतांक है, किसका? जिस स्प्रिंग से स्मॉल m द्रव्यमान को लटका रखा है। स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान की ऊर्ध्वाधर दोलन की स्थिति में हम एक स्प्रिंग से किसी द्रव्यमान को जोड़ करके उसके ऊर्ध्वाधर दोलन की स्टडी कर सकते हैं, और साथ ही साथ एक के बजाय दो स्प्रिंग एक साथ जोड़ करके उनसे एक साथ किसी द्रव्यमान को लटका करके उसकी सरल आवर्त गति को भी डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन दो स्प्रिंगों को या दो से अधिक स्प्रिंगों को किस प्रकार से संयोजित किया जाता है, उसकी दो प्रकार की विधियां होती है। एक श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में सपोज हमारे पास दो स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग जिसका प्रत्यानयन बल नियतांक K1 है, यहां से दूसरी स्प्रिंग को यानी दूसरी स्प्रिंग के ऊपरी सिरे को पहली स्प्रिंग के निचले सिरे से चित्रानुसार जोड़ दिया जाता है और दूसरी स्प्रिंग के अंतिम सिरे से m द्रव्यमान को लटका दिया जाता है। ये जो स्थिति है ये साम्यावस्था की स्थिति है। अब यदि हम इस m द्रव्यमान को हल्का सा विस्थापित करके छोड़ दें तो ये अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द सरल आवर्त गति करने लगता है। ये जो स्थिति है जिसमें यह सरल आवर्त गति करता है वह कुछ इस प्रकार की है। यहां से प्रथम स्प्रिंग में विस्थापन हुआ कुछ और फिर दूसरी स्प्रिंग में विस्थापन, और दोनों स्प्रिंगों में कुल विस्थापन जो है वो y के बराबर है, यानी यहां से जो विस्थापन है वो y विस्थापन है। अब ये जो y विस्थापन है वो इन दोनों स्प्रिंगों में कुल विस्थापन के योग के बराबर होगा, यानी प्रथम स्प्रिंग में विस्थापन यदि y1 है और द्वितीय स्प्रिंग में यदि विस्थापन y2 है तो दोनों स्प्रिंगों का कुल विस्थापन होगा y इक्वल टू y1 प्लस y2। इट मींस अब इसका स्प्रिंग नियतांक K1 है और इसका स्प्रिंग नियतांक K2 है, इसलिए इसके द्वारा या इसमें उत्पन्न प्रत्यानयन बल की जो वैल्यू होगी वह F1 होगी और इसमें प्रत्यानयन बल की वैल्यू F2 के बराबर होगी, जहां पर F1 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ K1 y1 एंड F2 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ K2 y। यहां पर देखिए तो जो बल यहां लगा रखा है वही बल यहां पर पहली वाली स्प्रिंग पर भी ट्रांसफर हो रखा है, और उसका कारण क्या है? यहां पर हम जो दो स्प्रिंग ले रहे हैं उन दोनों स्प्रिंगों के द्रव्यमान नेग्लिजिबल है, नगण्य है, इसलिए खुद के द्रव्यमान के कारण बल का मान प्रभावित नहीं होता। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों स्प्रिंगों पर समान बल कार्य कर रहा है और वह वैल्यू होगी F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F। इसलिए यहां पर y की वैल्यू को अगर हम चेक करें तो y दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ F अपॉन K
y1 इक्वल टू माइनस ऑफ f अपॉन k1 एंड y2 इक्वल टू माइनस ऑफ f अपॉन k2। ये वैल्यू यहां पर पुट कर दे इस इक्वेशन में। सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 1 में y1 और y2 की वैल्यू को पुट करें, वी नो माइनस ऑफ f अपॉन k दैट इज इक्वल टू माइनस f अपॉन k1 माइनस f अपॉन k2। f कैंसिल आउट और नेगेटिव वैल्यू माइनस 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 भी कैंसिल आउट। इट मींस 1 अपॉन k दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। और ये दो स्प्रिंग के संयोजन से जो परिणामी स्प्रिंग नियतांक प्राप्त हो रहा है वो k है। और उस k की वैल्यू को अगर हम इसको सोल्व करके देखें तो यहां पर k इक्वल टू k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, ये दो स्प्रिंगों के संयोजन से प्राप्त परिणामी संयोजन का स्प्रिंग नियतांक, यानी एक स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक अगर k1 है तो दोनों स्प्रिंगों जिनके स्प्रिंग नियतांक k1 और k2 है, उसके कारण अगर उन दोनों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो तुल्य स्प्रिंग नियतांक की वैल्यू k इक्वल टू k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2 होती है। यदि दोनों स्प्रिंगों के स्प्रिंग नियतांक समान हो और उनको श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया हो, यदि k1 इक्वल टू k2 इक्वल टू k डैश, यानी एक स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक k डैश है, तब k की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, k इक्वल टू k डैश इनटू k डैश मींस k डैश स्क्वायर अपॉन k डैश प्लस k डैश दैट इज इक्वल टू 2k डैश। एक k डैश से एक k डैश कैंसिल हुआ तो k का वैल्यू जो आएगा वो k डैश बाई 2 हो जाएगा। और इस प्रकार से दो स्प्रिंगों को जिनके दोनों के स्प्रिंग नियतांक समान हो श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर तुल्य स्प्रिंग नियतांक की वैल्यू किसी भी एक स्प्रिंग के स्प्रिंग नियतांक का आधा हो जाता है। अब यदि हम n स्प्रिंग्स जिनमें प्रत्येक का स्प्रिंग नियतांक क्या हो, k डैश हो, तब तुल्य स्प्रिंग नियतांक की वैल्यू क्या होगी, यहां पर 2 थी इसलिए k डैश बाई 2 होगी। यदि n हो तो k डैश बाई n हो जाएगा। यानी इस स्थिति में यदि k1 इक्वल टू k2 इक्वल टू डॉट 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 k डैश और टोटल नंबर कितने हैं, टोटल n स्प्रिंग्स, तब k का वैल्यू क्या होगा, k डैश बाई n। ये तुल्य स्प्रिंग नियतांक की वैल्यू हो जाती है। यदि एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग नियतांक क्या है, k डैश, यदि एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग नियतांक k डैश है उसे m द्रव्यमान को लटकाया जाता है, तब आवर्तकाल का फॉर्मूला होगा t डैश इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन k डैश। लेकिन यदि n स्प्रिंग्स को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तब t का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन k, और k की वैल्यू क्या है, k डैश बाई n। तो ये यहां पर जो वैल्यू आएगी हमारे पास t इक्वल टू 2 पाई m अपॉन k, और k क्या है, k डैश स्प्रिंग नियतांक वाली n स्प्रिंग्स श्रेणी क्रम में संयोजित है, उसका तुल्य बल नियतांक k है, इसलिए k की वैल्यू क्या होगी, k डैश बाई n। तब t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन k, और k क्या होगा, k डैश बाई n। इट मींस t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन k डैश इनटू n, और t दैट इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन k डैश इनटू रूट ऑफ n। ये जो वैल्यू है हमारे पास ये वाली, ये वैल्यू किसके बराबर है, अभी देखा था हमने, डिस्कस किया था t डैश इक्वल टू 2 पाई m अपॉन k डैश, मींस ये क्या है, t डैश, इट मींस t इक्वल टू रूट ऑफ n इंटू t डैश। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि t की जो वैल्यू है, यानी श्रेणी क्रम संयोजन में t की वैल्यू रूट n गुना हो जाती है, जबकि k की वैल्यू 1 बाई n गुना रह जाती है। तो हम इसको इस प्रकार से देख सकते हैं, t डायरेक्टली इक्वल्स टू रूट n
मीन्स टी इंक्रीज होगा इफ वी इंक्रीज द एन। तो यदि एन स्प्रिंग्स यानी स्प्रिंगों की संख्या बढ़ती है तो आवर्तकाल की वैल्यू बढ़ जाती है। और k इक्वल टू k डैश बाय n मीन्स k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n। इट मीन्स k की वैल्यू कम होगी यदि n की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो जितनी स्प्रिंगों की संख्या बढ़ेगी स्प्रिंग नियतांक का मान कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, स्प्रिंग नियतांक कम होने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब स्प्रिंग की जो दृढ़ता थी, जो कठोरता थी, स्ट्रेंथ थी, वो वीक हो जाती, कमजोर हो जाती है। यानी यहां पर स्ट्रेंथ कम होती है मींस लंबाई बढ़ जाती है, और स्ट्रेंथ कम होने से आवर्तकाल की वैल्यू जो है वह बढ़ जाती है, लेकिन स्प्रिंग नियतांक की वैल्यू घट जाती है। नेक्स्ट है समांतर क्रम संयोजन। और समांतर क्रम संयोजन में हम देख रहे हैं कि दोनों ही स्प्रिंगों के ऊपरी सिरे किससे जुड़े हुए, किसी दृढ़ आधार से लटके हुए हैं, और दोनों के निचले सिरों पर एक साथ m द्रव्यमान को बांध करके लटका रखा है। अब यदि m द्रव्यमान को साम्यावस्था की स्थिति से हल्का सा यानी y दूरी तक विस्थापित करके छोड़ा जाता है, तो ये m द्रव्यमान जो है वो एक सिंपल अकेली स्प्रिंग से जुड़े हुए m द्रव्यमान के समान इस साम्यावस्था की स्थिति के इर्द गिर्द सरल आवर्त गति करता है। यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि जब m द्रव्यमान को नीचे की तरफ विस्थापित किया जाता है या ऊपर की तरफ विस्थापित किया जाता है, दोनों ही स्थितियों में इन दोनों स्प्रिंगों में जो विस्थापन हो रहा है वह समान होता है। यहां से यहां तक का विस्थापन और यहां से यहां तक का विस्थापन समान है। इसका मतलब यह हुआ कि y1 यानी प्रथम स्प्रिंग में विस्थापन y1 और द्वितीय स्प्रिंग में विस्थापन y2, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? y के बराबर। लेकिन बल का जो मान होगा, ये वाली स्प्रिंग भी ऊपर की तरफ प्रत्यानयन बल लगा रही है, ये वाली स्प्रिंग भी ऊपर की तरफ प्रत्यानयन बल लगा रही है। इसका मतलब कुल प्रत्यानयन बल की जो वैल्यू होगी वह F इक्वल टू F1 प्लस F2 होगी। यहां पर देखें y1 विस्थापन है और केवल स्प्रिंग नियतांक है, तब F1 की वैल्यू क्या होगी? F1 दैट इज इक्वल टू माइनस K1 y। y1 की वैल्यू क्या है? y के बराबर, इसलिए माइनस K1 y। सिमिलरली F2 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ K2 y। अब यदि इन दोनों स्प्रिंगों को हटाकर एक ऐसी स्प्रिंग काम में ली जाए जिसका स्प्रिंग नियतांक K हो और m द्रव्यमान को y दूरी तक विस्थापित किया जाए तो उस पर बल का मान F हो, तब इस स्थिति में F की जो वैल्यू होगी वो माइनस ऑफ Ky होगी। तब इस समीकरण नंबर 1 में F1, F2 और F की वैल्यू रखने पर माइनस ऑफ Ky दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ K1y माइनस ऑफ K2y। यहां पर y और y कैंसिल आउट और माइनस 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 भी कैंसिल आउट। इट मींस k इक्वल टू K1 प्लस K2। K1 और K2 क्या है? दोनों स्प्रिंगों के अलग अलग स्प्रिंग नियतांक या बल नियतांक है। और K क्या है? तुल्य बल नियतांक या तुल्य स्प्रिंग नियतांक। तुल्य का मतलब क्या होता है? तुल्य का मतलब यह होता है कि जो काम ये दोनों स्प्रिंग मिलकर कर रही है, इनको हटा दें और वही काम किसी एक स्प्रिंग के द्वारा करवा लिया जाए, तो वो जो अकेली स्प्रिंग होगी वह इन दोनों स्प्रिंग्स की तुल्य स्प्रिंग होगी, और उसका जो स्प्रिंग नियतांक होगा उसे तुल्य स्प्रिंग नियतांक कहेंगे। तब K इक्वल टू K1 प्लस K2 हो जाएगा। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि दो स्प्रिंगों को जिनके स्प्रिंग नियतांक K1 और K2 है, यदि दोनों की वैल्यू समान हो, मींस K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू K डैश हो, तब K इक्वल टू K डैश प्लस K डैश मींस 2K डैश। दो स्प्रिंग को समांतर क्रम में संयोजित करने पर तुल्य स्प्रिंग नियतांक की वैल्यू किसी एक स्प्रिंग की स्प्रिंग नियतांक की दुगनी प्राप्त होती है। यदि हम n स्प्रिंग्स को समांतर क्रम में संयोजित करें और प्रत्येक स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक K डैश हो, तो यहां पर क्या रिप्लेस होगा? 2 की बजाय n हो जाएगा। इसलिए n स्प्रिंग्स के लिए तुल्य स्प्रिंग नियतांक की वैल्यू n K डैश हो जाती है। यदि एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग नियतांक K है, K डैश है, उससे m द्रव्यमान को लटका करके दोलन करवाया जाता है, तब आवर्तकाल का सूत्र T डैश इक्वल टू 2 पाई m अपॉन K डैश होता है। लेकिन यदि n स्प्रिंग्स को समांतर क्रम में संयोजित करके, जहां पर प्रत्येक का स्प्रिंग नियतांक क्या है? K डैश, यदि दोलन करवाया जाता है
तब आवर्तकाल की वैल्यू t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन k, और k की वैल्यू क्या है n k डैश, मींस t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन n k डैश, और ये वैल्यू क्या होगी t इक्वल टू t डैश बाई रूट ऑफ n। वापस हम यहां पर देखें तो k का वैल्यू इंक्रीज होगा यदि n का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, फर्स्ट वाले केस में। सेकेंड वाले केस में देखें t का जो वैल्यू है वो डिक्रीज होगा यदि n का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट n होगा। और इस प्रकार से हम स्प्रिंगों के समांतर क्रम संयोजन को विश्लेषित कर सकते हैं। समांतर क्रम संयोजन को हमने अभी डिस्कस किया था, उसी तरह का ये संयोजन है, और इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये संयोजन किस प्रकार का है। वैसे मैं पहले बता दूं कि ये संयोजन समांतर क्रम संयोजन जैसा है, लेकिन है कैसे, इसके बारे में बात करें। देखो, ये दो स्प्रिंग्स हैं जिसके बल नियतांक है K1 और K2। यहां से स्प्रिंग को और यहां से स्प्रिंग को दो दृढ़ आधारों के बीच में दोनों स्प्रिंगों को कसा हुआ है और बीच में m द्रव्यमान की वस्तु को लटकाया गया है। अब m द्रव्यमान की वस्तु को अगर माध्य स्थिति से थोड़ा सा नीचे, जैसा कि दिखाया गया है, खींचकर छोड़ दिया जाता है। अब खींचते हैं तो क्या होगा, पहले केवल बल नियतांक वाली वस्तु में विस्तार होगा यानी विस्थापन होगा, तो प्रत्यानयन बल लगेगा, और विस्थापन की विपरीत दिशा में, विस्थापन किधर हो रहा है, नीचे की तरफ, बल किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, और वह बल कितना होगा, -K1 इंटू y के बराबर। अब सेकेंड वाले केस में देखें तो ये जो स्प्रिंग है उसको क्या किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, मींस सेकेंड वाली जो स्प्रिंग है वो संपीड़ित हो रही है। संपीड़न किधर है, नीचे की तरफ, ये बल किधर लगाएगी, ऊपर की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि जब m द्रव्यमान की वस्तु को यहां से नीचे की तरफ खींचा जाता है तो K1 और K2 बल नियतांक वाली दोनों स्प्रिंग ऊपर की तरफ बल लगाती है, और कुल बल का जो मान होगा वो होगा F इक्वल टू F1 प्लस F2। अगेन यहां पर देखें, इसका विस्थापन नीचे की तरफ, इसका विस्थापन इसके सापेक्ष नीचे की तरफ, लेकिन दोनों का विस्थापन क्या है, समान, मतलब y1 दैट इज इक्वल टू y2 इक्वल टू y। इसलिए हम यहां पर समीकरण नंबर 1 में वैल्यू अगर देखें तो F1 इक्वल टू माइनस ऑफ K1y, F2 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ K2y, एंड F इक्वल टू माइनस ऑफ ky। ये तीनों वैल्यूज यहां पर रखें, -ky इक्वल टू माइनस ऑफ K1y माइनस ऑफ K2y, y और माइनस और माइनस कैंसिल आउट, इट मींस k इक्वल टू K1 प्लस K2। और इस प्रकार से अगर दो स्प्रिंग्स इस तरह से संयोजित हो तब परिणामी स्प्रिंग नियतांक की वैल्यू दोनों स्प्रिंगों के स्प्रिंग नियतांकों के योग के बराबर होती है। और ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि यदि तुल्य स्प्रिंग नियतांक का मान सभी स्प्रिंगों के कुल स्प्रिंग नियतांकों के योग के बराबर हो तो वह किस स्थिति में होता है, समांतर क्रम संयोजन में। इसका मतलब यह हुआ कि दो स्प्रिंगों को इस प्रकार से संयोजित किया जाता है तो वह भी तुल्य समांतर क्रम संयोजन होता है, जिसके लिए k इक्वल टू K1 प्लस K2। यदि K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू K डैश हो तब K इक्वल टू क्या होगा, 2K डैश, और T इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन K, और K का वैल्यू कितना है, 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन 2K डैश। इट मींस T इक्वल टू T डैश बाई रूट 2। तो ये तुल्य समांतर क्रम संयोजन है जिसके लिए स्प्रिंग नियतांक की वैल्यू यदि K1 K2 अलग अलग हो तो K इक्वल टू K1 प्लस K2 होगा। यदि दोनों स्प्रिंग नियतांक समान हो, K डैश हो, तब K की वैल्यू 2K डैश होगी, और आवर्तकाल का जो मान होगा m द्रव्यमान का वो क्या होगा, T इक्वल टू T डैश बाई रूट 2। यहाँ T डैश है क्या, T डैश का मतलब है कि दोनों स्प्रिंग एक जैसी है जिनका स्प्रिंग नियतांक K डैश है, और एक स्प्रिंग से स्मॉल m द्रव्यमान को लटका करके सरल आवर्त गति करवाई जा रही है, उसका आवर्तकाल क्या होगा, उसका आवर्तकाल होगा T इक्वल टू 2 पाई m अपॉन K डैश, और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, T डैश इक्वल टू 2 पाई
रूट ऑफ m अपॉन k डैश है। मींस एक स्प्रिंग से m द्रव्यमान को लटका करके जब सरल आवर्त गति करवाई जाती है तो आवर्तकाल का मान ये होता है। और यदि दोनों स्प्रिंगों को जिनके स्प्रिंग नियतांक समान है इस प्रकार से जोड़ करके और उस संयोजन को सरल आवर्त गति करवाई जाती है तो आवर्तकाल की वैल्यू t इक्वल टू टी डैश बाई रूट 2 हो जाती है। सरल आवर्त गति के उदाहरणों को हम डिस्कस कर रहे थे और हमने देखा था कि स्प्रिंग से अगर किसी द्रव्यमान को लटकाकर या फिर उससे जोड़ करके उसे हल्का सा माध्य स्थिति से विस्थापित करके छोड़ा जाता है तो वह सरल आवर्त गति करता है। तो सरल आवर्त गति का एक उदाहरण हमने देखा था, स्प्रिंग से जुड़ा हुआ द्रव्यमान माध्य स्थिति के इर्द गिर्द सरल आवर्त गति करता है। और दूसरा एग्जाम्पल है सरल लोलक। सरल लोलक क्या होता है? ये कि ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें L लंबाई की किसी डोरी से भारी धातु के छोटे से गोले को इस प्रकार से लटकाकर, जहां पर डोरी का ऊपरी सिरा किसी दृढ़ आधार से बंधा होता है और निचले सिरे पर एक भारी धातु का गोला जो है वह इस प्रकार से जुड़ा रहता है। यहां पर देखें तो ये दृढ़ आधार का मतलब क्या है? इसको विस्थापित करने पर, इसको लटकाने पर ये नीचे या ऊपर ना आए, यानी ये अपनी जगह पर स्थिर अवस्था में बना रहे, तो ये आधार दृढ़ आधार है। दूसरा यहां पर विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है कि सरल लोलक को डिस्कस करने के लिए हमें ऐसी डोरी लेनी है जो द्रव्यमान रहित हो, यानी जिसका द्रव्यमान नेग्लिजिबल हो और वह अवितान्य हो। अवितान्य का मतलब इनएक्सटेंसिबल, मतलब यहां पर इसमें द्रव्यमान लटकाने पर इसकी लंबाई में वृद्धि या कमी ना हो। तो ऐसी डोरी जो द्रव्यमान रहित हो, अवितान्य हो, उस डोरी से भारी धातु के गोले को लटका करके अगर यहां पर सबसे पहले लटका कर धीरे से छोड़ देंगे तो ये इस स्थिति में स्थिर अवस्था में बना रहेगा। और इसे क्या कहेंगे? माध्य स्थिति या साम्यावस्था की स्थिति। माध्य स्थिति या साम्यावस्था की स्थिति में इसमें इस पर किसी प्रकार का कोई बल कार्य नहीं करता। अब अगर इसे हल्का सा विस्थापित करें, विस्थापित कैसे करें? जब भी इसको हल्का सा पुश करेंगे, पुल करेंगे, झटका देंगे तो या तो ये इधर की तरफ जाएगा या फिर ये इधर की तरफ जाएगा। यहां से हल्का सा इसको विस्थापित किया तो यहां पर आ गया। अब यहां लाने के बाद अगर इसे छोड़ा जाता है, यहां पर जब ये है तब इस पर किस प्रकार के बल कार्य करते हैं? यहां पर ये जो बल है वह डोरी में तनाव बल है। यहां पर भी तनाव बल था, यहां पर एक भार mg है और यहां पर भी भार mg है। लेकिन यहां पर mg भार के दो घटक हैं, एक घटक ये वाला और दूसरा घटक ये वाला। mg cos थीटा, mg का वह घटक जो कि mg cos थीटा है वह डोरी में तनाव बल को संतुलित करता है और दूसरा घटक mg sin थीटा जो है वो इसको पकड़ करके इधर लाने की कोशिश करता है। ये बल है जो इसे माध्य स्थिति में लाने की कोशिश करता है। इसका मतलब mg sin थीटा प्रत्यानयन बल के रूप में कार्य करता है। इसका मतलब ये हुआ कि सरल लोलक के लिए प्रत्यानयन बल F इक्वल टू माइनस ऑफ mg sin थीटा होगा। क्या होगा? F इक्वल टू माइनस ऑफ mg sin थीटा। अब यहां पर यदि थीटा स्मॉल हो तब हम देखते हैं साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा हो जाता है। यानी थीटा की स्मॉल वैल्यूज पर, और थीटा की स्मॉल वैल्यूज किसमें होनी चाहिए? रेडियन में। अगर थीटा स्मॉल हो और रेडियन में हो तब साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा हो जाता है। यहां पर ये वैल्यू पुट कर दें तो F इक्वल टू माइनस ऑफ mg थीटा, बट थीटा इक्वल टू x अपॉन l। x अपॉन l क्यों? क्योंकि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होती है, चाप बटे त्रिज्या। अब यहां से देखें तो ये जो लंबाई है वो l है और इसको अगर विस्थापित किया जाता है तो ये वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। इसका मतलब यहां से यहां तक ये तो चाप है जिसे हम अल्प विस्थापन के लिए x ले सकते हैं और त्रिज्या क्या है? ये लंबाई। इट मींस थीटा इक्वल टू x अपॉन l होगा। अब यहां पर थीटा इक्वल टू x अपॉन l को यहां पुट कर दें तब F इक्वल टू माइनस mg x अपॉन l, और F की वैल्यू क्या होगी? m इंटू a, मीन्स m इंटू a दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ mg x अपॉन l। इस m से ये m कैंसिल आउट हो गया और a को हम d स्क्वायर x बाई
डी टी स्क्वायर के द्वारा व्यक्त कर दें तो ये बनेगा हमारे पास माइनस ऑफ जी अपॉन एल इंटू एक्स, और ये वैल्यू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और इसी तरह से इसको हम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, और ये क्या है, रेखिक सरल आवर्त गति का अवकल समीकरण है, जिसके लिए ओमेगा का वैल्यू यानी कोणीय आवृत्ति का वैल्यू किसके इक्वल होगा, जी अपॉन एल के इक्वल, मींस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी अपॉन एल, और ओमेगा दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ जी अपॉन एल. इट मींस टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू क्या है, रूट जी अपॉन एल, मींस टी इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी, और इस प्रकार सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र हो जाता है टी इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी. ये सरल लोलक के लिए आवर्तकाल का सूत्र होता है. सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र है टी इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी. यहाँ एल क्या है, सरल लोलक की लंबाई, सरल लोलक की लंबाई, और जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण. इसका मतलब सरल लोलक का आवर्तकाल इन दो बातों पर निर्भर करता है, सरल लोलक की लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण के मान पर निर्भर करता है. यदि लंबाई की वैल्यू इंक्रीज होती है तो टी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है. क्यों? क्योंकि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एल होता है. इसी तरह से यदि जी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो टी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है. वाई, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट ऑफ जी. मींस आवर्तकाल का मान सरल लोलक की लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, और ये निर्भरता टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल यानी इसके अनुसार और टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट जी के अनुसार होती है. इसका मतलब लंबाई में वृद्धि होने पर आवर्तकाल बढ़ जाता है और लंबाई में कमी होने पर आवर्तकाल का मान कम हो जाता है. दूसरा, गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू को अगर हम डिस्कस करें तो जी की वैल्यू बढ़ने पर टी की वैल्यू कम हो जाती है, और जी की वैल्यू कम होने पर टी की वैल्यू बढ़ जाती है. अब एल की वैल्यू को हम बढ़ा दें या घटा दें, यानी सरल लोलक की लंबाई में परिवर्तन करें तो टी की वैल्यू परिवर्तित हो जाती है, और जी की जो वैल्यू है हम परिवर्तित नहीं करते, बल्कि अलग अलग स्थितियों में इसे ले जाया जाता है सरल लोलक को, तो अलग अलग स्थितियों में जी के मान में परिवर्तन आ जाता है. कैसे आ जाता है? गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि जी की जो वैल्यू होती है वो पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाने पर भी कम होती है, और पृथ्वी तल से नीचे यानी अंदर जाने पर भी कम होती है. दोनों ही स्थितियों में जी के मान में कमी आती है. इसी तरह से विषुवत रेखा के सापेक्ष यानी ध्रुवीय स्थिति में और विषुवतीय स्थितियों में दोनों में भी जी के मान में परिवर्तन होता है. विषुवतीय स्थितियों में या भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, और उसके रेस्पेक्ट में ध्रुव पर जी की वैल्यू अधिकतम होती है. तो यहां पर जी का मान जो है वह अलग अलग स्थितियों में परिवर्तित हो जाता है, और परिवर्तन के कारण टी का मान भी बदल जाता है. इसके बारे में हल्का सा हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. उससे पहले मैं ये बता दूं कि टी की जो वैल्यू है वह सरल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती, यानी टी का मान एम पर निर्भर नहीं करता. क्यों नहीं करता? क्योंकि फॉर्मूले में सरल लोलक का द्रव्यमान कहीं पर भी व्यक्त नहीं हो रहा. इसका मतलब द्रव्यमान बढ़ने या द्रव्यमान घटने पर सरल लोलक के आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता. सेकंड लोलक क्या है? ये एक ऐसा सरल लोलक होता है जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड होता है, यानी t इक्वल टू 2 सेकंड, और 2 सेकंड आवर्तकाल होने के कारण इस प्रकार का लोलक जो है प्रत्येक सेकंड बाद माध्य स्थिति से होकर गुजरता है, माध्य स्थिति से गुजरते हुए
की आवाज करता है, यानी टिक टिक की आवाज करता है, यानी प्रत्येक 1 सेकंड बाद टिक 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 इस प्रकार की आवाज करता है, ऐसे सरल लोलक को सेकंड लोलक कहा जाता है, जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड होता है और प्रत्येक सेकंड बाद टिक टिक की आवाज करता हुआ माध्य स्थिति से होते हुए गुजरता है। अभी हमने देखा था t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L अपॉन G, जहां L क्या है, सरल लोलक की लंबाई, G गुरुत्वीय त्वरण है और T आवर्तकाल है। अब यहां पर टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L अपॉन G और L इक्वल टू GT स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, जहां G इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, T इक्वल टू 2 सेकेंड, पाई इक्वल टू 3.14। ये वैल्यूज अगर हम यहां पर पुट करें तो L की जो वैल्यू आती है वो 0.993 मीटर और L इक्वल टू 993 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। यानी ऐसा सरल लोलक जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड होता है और सरल लोलक की प्रभावकारी लंबाई या सरल लोलक की प्रभावी लंबाई 0.993 मीटर होती है और प्रत्येक 1 सेकंड बाद माध्य स्थिति से गुजरते हुए टिक टिक की आवाज को रिपीट करता है, ऐसा सरल लोलक सेकंड लोलक कहलाता है। स्प्रिंग लोलक और सरल लोलक, यानी स्प्रिंग से किसी द्रव्यमान को लटकाकर या संयोजित करके उसे हल्का सा विस्थापित करके छोड़ने पर वो सरल आवर्त गति करता है, तो उसे स्प्रिंग लोलक कहा जाता है। और सरल लोलक के बारे में तो अभी हमने डिस्कस किया ही है, किसी डोरी से बांध करके भारी धातु के गोले को हल्का सा विस्थापित करके गति करवाई जाती है, दोलन करवाया जाता है, तो उसे सरल लोलक कहा जाता है। स्प्रिंग लोलक का जो आवर्तकाल होता है उसका सूत्र होता है T इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ M अपॉन K, जहां पर M वह द्रव्यमान है जो स्प्रिंग से लटका रखा है और K स्प्रिंग का बल नियतांक या प्रत्यानयन बल नियतांक कहलाता है या स्प्रिंग नियतांक कहलाता है। सरल लोलक के आवर्तकाल के बारे में अगर हम बात करें तो ये T इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L अपॉन G होता है। अब यदि कोई घड़ी स्प्रिंग लोलक पर आधारित हो तो उसमें T की जो वैल्यू होती है वो स्मॉल m और k की वैल्यू पर निर्भर करती है और स्मॉल m और k की वैल्यू कांस्टेंट रह सकती है किसी पर्टिकुलर द्रव्यमान और किसी पर्टिकुलर स्प्रिंग के लिए। इसलिए T का जो मान होता है स्प्रिंग लोलक पर आधारित घड़ी में T का जो मान होता है वह कांस्टेंट होता है, वह अलग अलग स्थितियों पर परिवर्तित नहीं होता। यानी पृथ्वी तल के अंदर किसी गहराई यानी किसी खान के अंदर जाने पर जहां पर L की वैल्यू परिवर्तित हो जाती G की वैल्यू परिवर्तित हो जाती है, या किसी पहाड़ी की चोटी पर जाने पर जहां पर G की वैल्यू परिवर्तित हो जाती है, या फिर किसी ऊंचाई से कूदते समय G की वैल्यू परिवर्तित हो जाती है, तो वहां पर स्प्रिंग लोलक पर आधारित घड़ी जो है वह सही समय व्यक्त करती है। यानी सही समय व्यक्त करने के लिए अलग अलग स्थितियों में सही समय व्यक्त करने के लिए हमें किस प्रकार की घड़ी काम में लेनी चाहिए? स्प्रिंग लोलक पर आधारित घड़ी काम में लेनी चाहिए। लेकिन सरल लोलक पर आधारित घड़ी जो होती है उसके लिए आवर्तकाल का मान G पर निर्भर करता है और G की वैल्यू जो है वह अलग अलग स्थितियों में बदल जाती है। इसलिए G का मान बदलने के कारण G पर यानी सरल लोलक पर आधारित जो घड़ी होती है वह अलग अलग स्थितियों में अलग अलग समय का मापन करती है और उसके कारण स्थितियां बदलने पर त्रुटिपूर्ण समय जो है वो मेजर किया जाता है। इसलिए अगर हमें अलग अलग स्थितियों में समय का मापन करना हो तो स्प्रिंग लोलक पर आधारित घड़ी काम में लेनी चाहिए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि ज्यादा समय तक अगर स्प्रिंग लोलक पर आधारित घड़ी को काम में लिया जाता है तो स्प्रिंग जो है वो लूज हो सकती है और उसके कारण उसके के मान में परिवर्तन आ सकता है। तब स्प्रिंग लोलक पर आधारित घड़ी जो है वह मेजर करती है टाइम की वैल्यू, वह रॉन्ग वैल्यू हो सकती है। लेकिन नई वाली घड़ी जो सरल लोलक पर आधारित है और स्प्रिंग लोलक पर आधारित है उनको अलग अलग स्थितियों में ले जाया जाता है। जहां पर जी के मान में परिवर्तन आता है तो सरल लोलक पर आधारित घड़ी रॉन्ग मेजर करती है और स्प्रिंग लोलक पर आधारित घड़ी सही मेजर करती है।